हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है वो है, अपने किस कार्यकारिणी कमिटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1937 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई। तो इसका उद्देश्य था जो काश्तकारी बिल है इसको पारित करना, इसके साथ ही जो कृषक हैं जो कि साहूकारों के चंगुल में हैं उनको बचाना, साथ ही सिंचाई की जो सुविधा होती है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ठीक है, तो मतलब ये जो अधिनियम था ये सिर्फ रुकावटें भरा था, इसमें कोई भी सफलता नहीं थी। तो यहाँ पे इंजन नहीं था ये कहा गया है। 1935 का जो अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में ये कहा गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार और यूपी की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था 1938 में फरवरी में, क्योंकि ये लोग चाहते थे राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है, छुड़ाना चाहते थे ये लोग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसके आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल में चुनाव हुए थे और जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। कौन कौन से थे? तो मद्रास था, बम्बई था, मध्य प्रांत था, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि 1937 में इनकी मांग थी कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं जो कि जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई कर दी जाए। तो जब ऐसा इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो इन लोगों ने जो बिहार है और संयुक्त प्रांत है वहाँ से इस्तीफा दे दिया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल सांकृत्यायन भी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये सभी बिहार किसान सभा से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, तो बिहार में किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा की शुरुआत की गई थी 1929 में। ठीक है, इसका जो विस्तार था वो बिहार के गाँव में करने का जो कार्य था वो कार्यानंद शर्मा के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा और वामपंथी नेताओं के सहयोग से हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है ये कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पटना में हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो कांग्रेस महासमिति की जो बैठक है ये 1934 में पटना में हुई थी और इसके बाद अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1936 में किया गया था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। ठीक है, तो 1936 अप्रैल में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम जो है बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और आंध्र के किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे और कृषि क्षेत्र में समस्याओं के जो विद्वान थे एनजी रंगा, वो इसके महासचिव बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी थे एनजी रंगा और जो अध्यक्ष थे वो थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष जो थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा बने थे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था?
तो यहाँ पे लखनऊ में हुआ था, जिसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। बाद में इसको सभा में परिवर्तित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कब गठित किया था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो 1930 के दशक में, 20 के दशक में, बहुत कम उम्र में, और या उनकी मृत्यु से ठीक पहले। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग जो है वो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था इन्होंने। तो यहाँ पे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और 1949 में, याद रखिएगा 1949 में मृत्यु से कुछ समय पहले सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे जो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा की गई थी। 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। इसकी स्थापना का कारण था कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे कुछ और नाम है, जैसे कि प्रथम अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री बने थे दीवान चमनलाल बजाज। उसके बाद इसमें विभाजन हो जाता है आगे चल के। तो 1929 में नागपुर के अधिवेशन में विभाजन के बाद ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन जाता है और जिसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो विभाजित होके बनता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था वो क्या था? तो 1926 से लेकर 39 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि जो थे वो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे और ये अपने क्रांतिकारी चरण का इसका समय चल रहा था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1934 में हुई थी। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस समाजवादी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी से संबंधित थे ये। इसी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1934 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे। इसके कुछ और भी सदस्य थे, जैसे कि नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जयप्रकाश नारायण इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक अशोक मेहता थे और यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट सदस्य थे इसके अलावा कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी इसी पार्टी को बिलोंग करती थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब हुआ था स्थापना? 1934 में पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो 1931 में हुआ था। याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी अलग है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। ठीक है, और उसके भी संस्थापक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे और उससे पहले 1931 में इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। जो मेंबर थे वो थे गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो इनको लोकनायक कहा जाता था। लोकनायक नाम से जाने जाते थे। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। तो जयप्रकाश नारायण या फिर राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, ये सभी लोग अंडरग्राउंड ढंग से काम कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, 1942 के समय।
और इसके साथ ही इन्हें 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है लोक नायक नाम से किसे जाना जाता है, तो लोक नायक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल 1946 को। इसको याद करना पड़ेगा आपको, बहुत स्पेसिफिक डिटेलिंग दी हुई है यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1946 को। 12 अप्रैल 1946 को इनको जेल से रिहा किया गया था और इसी दिन जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये लाहौर के किले में इनको कैद करके रखा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय से ही। नेक्स्ट 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो 1938 की बात पूछ रहा है। उस टाइम पे निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा सेशन हुआ था, ये हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था फरवरी 1938 में। हरिपुरा जो है वो गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। इसके साथ ही 1939 इसके एक वर्ष बाद भी जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जीत गए थे। इन्होंने हरा दिया था सीतारमैया को, और लेकिन उसके बाद इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 का जो GOI आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम, उसी के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। तो यहाँ पे 1935 का भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे फरवरी 1937 में। कांग्रेस ने जो 5 प्रांतों से जीत हासिल की थी, मद्रास, ठीक है, तो मद्रास में पूर्ण बहुमत से, मतलब 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी। एक मद्रास था, एक बिहार था, मध्य प्रांत और बरार था, साथ ही संयुक्त प्रांत जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, उड़ीसा में, ये इन सभी जगहों पे पूर्ण बहुमत मिली थी। कांग्रेस जो था वो बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था, ठीक है। बस केवल पंजाब, बंगाल और सिंध में कांग्रेस जो था वो बड़ा दल नहीं बन पाया था, इससे ये वंचित रह गया था। तो जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की थी। एक तो मद्रास, दूसरा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी जगहों पे कांग्रेस की सरकार जो होती है वो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो यहाँ पे 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका जो उद्देश्य था कि जो देसी राजा है, इनके जो राजकुमार हैं या सामंत हैं, इनके पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना इन सभी के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में शुरू किया गया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, बटलर कमेटी जो है यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं हम लोग, स्टेट और जो सेंटर है उसके रिलेशन को सुधारने का काम कर रही थी। तो भारत सरकार और देसी राज्यों के बीच के जो मध्य के संबंध थे उनको सुधारने का कार्य बटलर कमेटी के द्वारा किया गया। इसका गठन जो है 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो बटलर समिति या फिर भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है इसको। तो भारत सरकार और भारत के जो रियासत थे उनके बीच के संबंधों की जांच करना, इसके साथ ही जो ब्रिटिश भारत है और भारतीय रियासत है उनके बीच में आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश किया गया था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील रखा था जिसका नाम था सर एस्कॉट। सर एस्कॉट जो थे ये फेवर कर रहे थे जो देसी रियासतें थी इनकी, और इनका कहना था जो रियासत है वो आरंभ से स्वतंत्र रही है, इसीलिए इनके पास विशेषाधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, इसका जो आयोजन था
वो दिसंबर 1927 को किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। और जो महत्वपूर्ण नाम है उनका नाम है बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभयंकर। ये सभी जो थे ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पार्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में विंसेंट चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर ये किसने लिखा है? ये एक प्रकार का पैम्पलेट है, पैम्पलेट जो छापा जाता है और पर्चे की तरह बांटा जाता है। तो यहाँ पे नाउ और नेवर जो है ये रहमत अली ने लिखा था। ठीक, नाउ और नेवर ये किसके बारे में बात की जा रही थी? तो यहाँ पे नाउ और नेवर जो था यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जा रही थी। तो इनका मानना था कि एक अलग राष्ट्रीय दर्जा जो है वो हमारे देश को मिलना चाहिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं ये चौधरी रहमत अली, और इन्होंने 1933 में पर्चे पे लिखा था जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं। यहाँ पे जो पाकिस्तान है इसकी रचना के लिए कुछ शब्द लिए गए थे, जैसे कि P से पंजाब, A से अफ़गानिस्तान जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है, K से कश्मीर, S से सिंध, और यहाँ पे जो पाकिस्तान का जो लास्ट टर्म है वो बलूचिस्तान से लिया गया है। ठीक है, तो ये इनकी सोच थी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, पर ये जो सोच थी ये रहमत अली नामक व्यक्ति की रही थी। तो यहाँ पे 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसके साथ ही जिन्ना ने यह भी कहा था कि हमें एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1940 और कहाँ पे अधिवेशन हुआ है? लाहौर में हुआ है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? तो यहाँ पे वर्ष हो जाएगा 1940। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। तो इनका ये मानना था कि जो भारत के पूर्व राज्य हैं और पश्चिम राज्य हैं वो सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो इनको कोई ऐसा संविधान नहीं स्वीकार होगा जो बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। इन्होंने एक पाकिस्तान प्रस्ताव जो था वो पारित किया था, 1940 में किया था लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो आरंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। तो यहाँ पे विनोबा भावे जो थे इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था और युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और जो तीसरे थे हमारे सत्याग्रही उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है यानी कि सबका उदय यानी कि सबका विकास, इसका जो शब्द का प्रयोग है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सबका उत्थान जो है ये 1908 में रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है जिसका नाम है अनटू द लास्ट में इस शब्द का अनुवाद जो है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कथन दिया हुआ है किसकी दृष्टि में क्रिप्स जो प्रस्ताव था एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था। ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई थी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट है ये क्रिप्स प्रस्ताव जो था उनके लिए ये स्टेटमेंट जो थी वो दी गई थी। ऐसा माना जाता है जो
द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें कांग्रेस के जो नेता थे वो लोग चाहते थे कि भारतीय जो है अगर वो सहयोग करते हैं इनको तो बदले में उनको आज़ादी दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने प्रॉपर आज़ादी देने की बात तो नहीं कही थी, लेकिन सर स्टॉफर्ड क्रिप्स जो है इनको भारत भेजा गया था ताकि ये नेताओं से बातचीत कर सकें और एक मध्यम मार्ग जो है वो ढूंढ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कई प्रस्ताव भी रखे इनके सामने जिनको कांग्रेस वासियों ने नहीं माना, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने नहीं माना। महात्मा गांधी ने इसको उत्तर तिथीय चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसके साथ ही नेहरू ने इसमें जोड़ दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। ठीक है, तो एक डेट जो कि काफ़ी बाद में आएगी, पोस्ट डेटेड है, और वो भी उस बैंक की है जो कि अपने ही टूटने के कगार पे पहुंच गया है। ऐसा स्टेटमेंट जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, किसी ने भी इसका नेतृत्व जो है एक सिंगल आदमी के द्वारा नहीं किया गया था। जो सभी बड़े बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया था, और बाकी जो लोग अंडरग्राउंड हो चुके थे वो कहीं ना कहीं भारतवासियों को प्रेरित कर रहे थे कि आप आंदोलन जो है उसको चलाए रखिए। ठीक है, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति की बैठक होती है 8 अगस्त 1942 को और अर्धरात्रि में समाप्त होती है। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सभी प्रमुख जो कांग्रेसी नेता होते हैं इन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो एक सप्ताह के भीतर जो है कांग्रेस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाता है और आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रथम आंदोलन था जो कि नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो सही आंसर है 8 और 9 की मध्य रात्रि में हुआ था। तो हम लोग 9 अगस्त के साथ जाएंगे, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 7-8 अगस्त के बीच में मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है जिसमें वर्धा प्रस्ताव, तो इसमें 2 नाम से है, एक वर्धा प्रस्ताव कहा जाएगा और इसी को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको कहा जाएगा। बाद में इसमें संशोधन होता है और 8 अगस्त को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो जो प्रारंभ होता है वो उसी दिन होता है। तो यहाँ पे 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन ज़ीरो शुरू होता है। ऑपरेशन ज़ीरो आर के तहत गांधी जी और अन्य जो मशहूर कांग्रेस नेता थे इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी इसके साथ साथ इनकी पत्नी और सरोजनी नायडू, मतलब कस्तूरबा गांधी, गांधी जी और सरोजनी नायडू, ये सभी लोगों को पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। आगा खां पैलेस में रखा जाता है और लगभग वर्ष 1942 में जो आंदोलन है इसका सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था और धीरे धीरे समूचा भारत जो है वो इसका हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे ये एकदम अंतिम में जब गांधी जी ने हर प्रयास कर लिया था अपने सारे आंदोलन जो है, चाहे वो खिलाफत हुआ या फिर असहयोग हुआ, सत्याग्रह हुआ, जो भी था वो सब कुछ करके देख लिया था, अंग्रेज़ नहीं मान रहे थे, तो अंत में भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया गया जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया कि या तो कर लीजिए या तो अंग्रेज़ों को पूर्णतः चुनौती दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो आंदोलन है या फिर ये जो स्लोगन है ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो यहाँ कहा गया था कि संपूर्ण आंदोलन से कम किसी भी चीज़ से हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। हो सकता है अंग्रेज़ हमारे सामने कुछ प्रस्ताव रखें लेकिन हमें बस मात्र आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो हैं 1942 में हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये काफ़ी लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे थे कांग्रेस के। इस बैठक में बहुत सारे लोग थे जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, GV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था और भारत छोड़ो नामक जो प्रस्ताव था उसको पास किया था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था, तो इसके बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को और साथ ही सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था। वहीं अगर कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य जैसे कि नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, जीबी पंत, इन सभी लोगों को अहमदनगर के किले में रखा गया था। मतलब सबको अलग अलग जगह पे इकट्ठा किया गया था और वहाँ पे इनको नज़रबंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कई सारे दंगे हुए थे। इसका मुख्य केंद्र जो था वो बिहार था और ये संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो 1 और 4 जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अधिकतर दंगे हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कि आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, और बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण में जन विद्रोह का मुख्य केंद्र देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय मध्य रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये पटना में स्थित है, तो पटना के बांकीपुर जेल में इनको नज़रबंद रखा गया था। 7 अगस्त 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए, तो यहाँ पे योगेंद्र शुक्ल जो थे इनको भी नज़रबंद किया गया था। इनको भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में योगेंद्र शुक्ल, यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, ये सभी ऑप्शंस में से ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण को एक साथ 9 नवंबर को, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में डेट भी दिया हुआ है, गलत है डेट, 9 नवंबर को हज़ारीबाग जेल से ये लोग भाग गए थे। मतलब इनको रखा गया था हज़ारीबाग जेल में इनको रखा गया था। ये लोग भाग आए थे वहाँ से और मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए और बक्सर जेल में लाए गए थे। तो याद रखिएगा, पहले हज़ारीबाग में थे, बाद में भाग जाते हैं, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया जाता है और बक्सर जेल में इनको लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हज़ारीबाग जेल से फरार हुआ था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, और अगर ऑप्शन में दिया होता योगेंद्र शुक्ल तो ये भी सही होता। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हज़ारीबाग को गिरफ्तार किया गया था, मतलब हज़ारीबाग से 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, वो थे, तो ये जो 2 नेता हैं ये हज़ारीबाग से ही गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे शिव कुमार और रामानंद जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक डिटेल दी गई है कि शिव कुमार और रामानंद नामक 2 व्यक्ति हैं 2 बड़े नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है 9 अगस्त 1942 को हज़ारीबाग से। और यहाँ पे स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है जो कि बिहार को बिलोंग करते हैं वो तो आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। और पता चलने का सबसे जो सही तरीका है वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो पता चल जाएंगी। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत कम ही लोगों को ये जानकारी रही होगी कि शिव कुमार और रामानंद नामक भी 2 नेता थे जो कि गिरफ्तार हुए थे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है या अपने चांसेस जो है जो भी एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के चांसेस को बढ़ाना है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था, तो पटना जो था वो मेन केंद्र हुआ करता था। तो रेल सेवा ठप होने से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था वो था पटना। तो इसमें पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, डाक घर, इन सभी पे हमला हुआ था। रेल लाइनों को भी उखाड़ दिया गया था जिससे रेल सेवा जो है वो पूर्णतः ठप हो गई थी। इसके अलावा मद्रास और बंगाल भी इससे अधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, कई सारी हिंसक घटनाएं भी हुई थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो जयप्रकाश नारायण का जो इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा देखा गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इस वक्त ही इनको एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो थी वो मिल गई थी, क्योंकि जो सभी इम्पोर्टेंट नेता थे कांग्रेस के वो सभी गिरफ्तार हो गए थे। तो इसमें कुछ लोग जो थे जो कि जनता को संगठित कर रहे थे, उनके नाम थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली। तो
तो ये सब नाम जो है वो काफ़ी चर्चित हुए थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो यहाँ पे हमने देखा क्रिप्स मिशन जो है उसका आगमन पहले ही हुआ था और उसके बाद क्योंकि मांगे नहीं स्वीकार की गई तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है उसका आगमन हुआ था मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो अगस्त 1942 में आया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल जो है इनका आगमन हुआ था 1943 में और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो ये स्टेटमेंट सही है। कारण दिया हुआ है कि इसका विचार था कि इन आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो ये कारण सही नहीं है। देखा जाए तो ये एक निष्क्रिय की स्थिति में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1942 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं इनमें कोई भी भूमिका इसके द्वारा नहीं निभाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कथन जो है वो सही है पर कारण गलत है, असत्य है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1942। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था उसी समय मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था और इसका निर्णय लिया गया था। ये जो सेना थी ये उन्हीं सैनिकों के साथ बनाई गई थी जो सैनिक जो दूसरे देश के साथ युद्ध होते थे, वर्ल्ड वॉर होते थे, उसमें जाते थे और कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर देते थे तो वहाँ की जेलों में कैद हो जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे इन सभी कैदियों को संगठित करके, सभी सैनिकों को संगठित करके एक भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर आज़ाद हिंद फौज बनाने का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। ठीक है, तो इनका जो पक्ष ले रहे थे वो कौन वकील थे? उनका नाम था भूला भाई देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। तो लाल किले में ये चला था, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। और भी कुछ नाम हैं जिन्होंने इन लोगों की पैरवी की थी जैसे कि कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और इनकी अध्यक्षता जो है वो भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट डेट के साथ ऑप्शन दिया हुआ है तो 21 अक्टूबर 1943 सही ऑप्शन हो जाएगा। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इम्पॉर्टेंट है, 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिंगापुर में किया गया था, स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया गया था आज़ाद हिंद सरकार के नाम पे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ आई थी? तो अभी हमने देखा सिंगापुर में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो यहाँ पे जो नाम है जिसने ये आइडिया सोचा था उनका नाम है डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है, तो इसका जो ख्याल है वो मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अफसर थे और जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जो थे वो जापानियों के साथ हो गए थे और जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द किया तो उनमें से लोगों को मिला के इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस भी दिया है लेकिन ये जो आइडिया था ये डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, जिस वर्ष इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था यानी कि 1939 में, इसी वर्ष इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ईयर भी हमने देख लिया 1939। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेताजी शब्द जो है ये जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया था और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बाद में जब ये जर्मनी जाते हैं तो इनको नेताजी नाम का जो एक सूचक शब्द है वो दे दिया जाता है। नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे?
तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब वो किसी भी आंदोलन के साथ जुड़े हुए नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुने जाते हैं 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है, तो कौन व्यक्ति हैं, तो जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, वैकुंठ शुक्ल भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा शीलभद्र याजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। शीलभद्र याजी जो थे वो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ ये जुड़े, साथ में आईएनए के आंदोलन के साथ भी रहे। तो शीलभद्र याजी जो थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सुमेलित करना है, तो यहाँ पे बारदोली दिया है, चौरी चौरा दिया है, यरवदा दिया है, नवाखली दिया है और ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो बारदोली जो है ये गुजरात में स्थित है। चौरी चौरा की बात की जाए तो गोरखपुर के पास एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यरवदा जो है, यरवदा जेल था, यहाँ ये महाराष्ट्र में स्थित है। नवाखली जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है जहाँ पे हिंसा हुई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो यहाँ पे चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहीं पे जब यहाँ पे जेल में हिंसा हुई थी तो उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसी के बाद ये घटना की वजह से ये जगह जो थी वो फेमस हो गई थी। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है और नवाखली जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे स्वतंत्रता के समय में भीषण दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो हैं वो उस वर्ष के हैं जो कि जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, तो ये इसके काफ़ी बाद में आया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली यानी कि भारत आया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे और अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और एवी अलेक्जेंडर जो कि एक नौसेना के मंत्री थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और उस वक्त ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो एटली की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे में आ जाएगा वेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस जो थे वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरे मेंबर थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो वेवेल जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। ठीक है, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर 46 तक ये अध्यक्ष रहे थे। और क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था और वेवेल जो थे 1945 में आए थे, दोनों से इन्होंने वार्ताएं की थी। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा 1947 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये भी विभाजन भी 1947 में हुआ था, तो ये भी हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1947 का INA का दिल्ली अधिवेशन जो है वो राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में हुआ था। नवंबर 1947 को JB कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो कि अप्रैल मई 1942 में हुई थी, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फौसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे।
तो याद रखिएगा यहाँ पे कांग्रेस की एक बैठक हो रही है जो कि इलाहाबाद में हो रही है, और इसके जो सदस्य हैं वो जापान के विरुद्ध हैं, और इसके लिए ये योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जापान के जो विचार थे, साम्राज्यवाद, नाजीवाद, फौसीवाद, ये उसके विरुद्ध थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जापान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में इलाहाबाद में एक कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी प्रणाली स्वीकार कर दी गई थी 1853 में। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें जो नियंत्रण बोर्ड था और उसके अन्य पदाधिकारी थे, इनका जो वेतन है वो सरकार निश्चित करेगी और धन जो है वो कंपनी देगा, ऐसी बात कही गई थी। डायरेक्टरों की संख्या जो है वो 24 से घटा के 18 कर दी गई थी, और जिनमें से 6 जो हैं वो क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां जो होगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएगी, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ये अपने काउंसिल के जो भी फैसले आते हैं इनको रद्द करने का अधिकार भी रखते थे। ऐसा इनको पावर दिया गया था 1786 के एक एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 350 क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम लोग 351वां क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।